हेलो बच्चा बॉडी कैसे है? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई मस्त चल रही है। इसी तरह से लगे रहिए क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। राइट राइट। अपने जो वन शॉट का जो फॉर्मूला एंड जो कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज है उसमें आपका इस वाले वीडियो में मैं वेव ऑप्टिक्स को लेके आ गया हूँ। राइट। वेव ऑप्टिक्स में जितने फॉर्मूले हैं, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबको अपन डिस्कस कर लेंगे, है ना। सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेंगे और इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद जो है ना आपको कॉन्सेप्ट वाइज है ना जो भी फॉर्मूले हैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सब एक जगह मैं कंपाइल कर दिया हूँ। राइट। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है। अच्छा, वेब ऑप्टिक्स में बहुत सारे बच्चों को ऐसा डर लगता है। राइट। तो डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। राइट। इससे ज्यादा और इससे कम जो है ना आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है। अच्छा। तो इसमें इससे पहले अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे हाइजेंस थ्योरी से स्टार्ट किया हूँ। इससे पहले कॉर्पस्कल थ्योरी में जो न्यूटन साहब ने दिया था वो ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं उसको छोड़ दिया हूँ फिलहाल। राइट। राइट। तो हाइजेंस थ्योरी में एक दो तीन जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है। राइट। एक एक तो होता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट वेव फ्रंट मतलब क्या, जैसे कि आप पानी में कहीं पत्थर मारे होंगे तो आपका वहां से एक ऐसा पल्स टाइप का ऐसा बनता है ना, चारों तरफ ऐसा वेव ऐसा फैलते रहता। राइट। तो वो बोलता है कि उसमें जो वेव जो फैल रहा है ना उस सारे पॉइंट को अगर आप मिलाओगे, है ना, जो सेम फेज में है, जो सेम फेज में, तो उसी के लोकस को क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं ना। इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए मीडियम व्हिच आर ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। राइट। जो ऐसा पानी में पत्थर मारने ना आपने, जो रिपल्स ऊपर ऐसा बन रहा होगा, है ना, फिर जाके नीचे इस तरह से रिपल्स जो बन रहे हैं, तो ऊपर वाले सारे पॉइंट को ऐसे मिलाओगे, है ना, तो जो आपके लोकस बनेंगे उस लोकस को क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट बोलेंगे, है ना। या फिर नीचे वाला, है ना, इस तरह से ऐसा बन रहा था, नीचे वाले पॉइंट को भी मिलाओगे तो वो सारे भी सेम फेज में होंगे। उसको मिलाने के बाद जो आपको लोकस क्रिएट होगा उस लोकस को क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे पत्थर आपने फेंका, तो वेव कैसे इस तरह से ऐसे यहाँ आगे की ओर से बढ़ता रहेगा। राइट। तो बढ़ता रहेगा, ये सारे पॉइंट को आपने मिलाया तो एक लोकस बन गया। राइट। सिमिलरली ये आगे की ओर भागा तो इस सारे पॉइंट को आपने मिलाया तो एक लोकस बन गया। सिमिलरली ये आगे की ओर भागता जाएगा, इस सारे पॉइंट को, सेम फेज वाले पॉइंट को अगर आप मिलाएंगे तो वही होता है अपना वेव फ्रंट। ठीक है। अच्छा। अच्छा, आप ये यहाँ देखेंगे कि जो वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट जो वेव जिस तरह से भागती है ना, वेव देखो इधर की ओर भाग रहा है और वेव फ्रंट के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री, है ना। वेव प्रोपगेशन एंड वेव फ्रंट के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री के बराबर। आप देखेंगे तो यहाँ पे वेव इधर की ओर जा रहा है और उसके बीच में जो एंगल है, ये डायरेक्शन इधर की ओर है और इससे कितना एंगल बना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। तो यही पे ये पॉइंट लिखा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। अच्छा, इसमें एक वेवलेट्स होता है। वेवलेट्स मतलब क्या कि अब देखिए यहां से यहां तक वेव आ गया है, यहां से फर्दर वेव को कहां जाना है? आगे जाना है। आगे जाना है, तो यहां पर जितने सारे पॉइंट है ये क्या करेगा? सोर्स की तरह काम करेगा सेकेंडरी डिस्टरबेंस के लिए, है ना। अब यहां से आगे की ओर जो डिस्टरबेंस आगे की ओर भागे तो कोई सोर्स होना चाहिए। ये सारे सोर्स की तरह काम करते हैं फॉर द सेकेंडरी। फिर अगर ये यहाँ पे पहुंच गया तो यहाँ के सारे पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा आगे वाले वेव फ्रंट के लिए। राइट। तो इसी सोर्स को क्या बोलते हैं? वेवलेट्स बोलते हैं ना, वेवलेट्स। तो एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस कॉल्ड वेवलेट्स बोलते हैं इसको, वेवलेट्स। अच्छा। फिर इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि मतलब टाइप्स ऑफ वेवलेट्स कितने तरह के होते हैं ना, या फिर आपको ड्रॉ करने के लिए बोलेगा। तो स्फेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, प्लेनर हो सकता है। ठीक है। अच्छा। स्फेरिकल मतलब कोई पॉइंट सोर्स है, एक बल्ब को आपने जलाया तो किस तरह से ऐसा निकलेगा? चारों तरफ ऐसा निकलेगा, है ना, चारों तरफ निकलेगा, मतलब स्फेरिकल टाइप का वेव फ्रंट बनने वाला। ठीक है। तो पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल बनता है। फिर जाकर आपके पास जो लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स मतलब जैसे ट्यूब हो गया, है ना, ट्यूब लाइट, ये ट्यूब लाइट है, तो इससे देखो इधर भी जाएगा, 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 सब तरफ जाएंगे। राइट। सब तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है? चारों तरफ इसको मिलाओगे, है ना, ये सबको मिलाओगे तो क्या बनने वाला है? ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेंगे, सिलेंड्रिकल। अच्छा, प्लेनर वेव फ्रंट कब बनता है? जब सोर्स इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है। तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे अपने को पता है वो क्या होता है? पैरेलल होता है। ठीक है। तो उसके परपेंडिकुलर आप जो प्लेन बनाओगे ना, वो जो प्लेन बनाओगे, है ना, वही होगा आपका वेव फ्रंट, है ना, इसलिए वो प्लेनर वेव फ्रंट होता है ना, इन्फिनिटी से आने वाले। क्योंकि जो डायरेक्शन होता है वेव फ्रंट का वो
प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट का वो जो है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो बहुत सारे बंच ऑफ लाइट आ रहा है, बंच ऑफ लाइट आ रहा है, इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा, यही तो होगा, ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो ये वाला क्या होंगे, इसके वेव फ्रंट होंगे, फिर जाकर आगे उसी तरह से इस तरह से यहाँ पे वेव फ्रंट होगा, ठीक है, फिर ये यहाँ पे वेव फ्रंट होगा, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लेनर वेव फ्रंट होते हैं ना, प्लेनर वेव फ्रंट होते हैं। इसमें जैसे कि आपको ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है, जैसे मैं यहाँ पे अगर आपके लिए ड्रॉ करूं कि भाई ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, यहाँ से इन्फिनिटी से रेज ऑफ लाइट आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे, ये फोकस पे मिलने वाला, फोकस पे मिलने वाला ये, ठीक है, तो इसका बोलेगा कि किस तरह से वेव फ्रंट आपको दिखेगा, किस तरह से वेव फ्रंट दिखेगा, अपने को पता है ये पॉइंट है, तो पॉइंट से निकलता हुआ वेव फ्रंट, पॉइंट सोर्स के लिए क्या होता है, स्फेरिकल, इसलिए यहाँ पे ऐसा बना दिया। अब इसके लिए क्या होगा, इधर से पैरेलल रे जो आ रही है इसके लिए प्लेनर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये आपस में पैरेलल है, अब देखो 90 डिग्री, है ना, यहाँ पे बनाया तो ये पॉइंट सोर्स के लिए बनाया, यहाँ पर भी 90 डिग्री, ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में से रखना है। अब अपने पास इंटरफेरेंस ऑफ वेव है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव, इंटरफेयर करना मतलब मिलना, है ना, दो वेव अगर आपस में मिलते हैं तो उसको इंटरफेयर करना बोलते हैं, ठीक है, इंटरफेयर करना बोलते हैं। अब देखिए दो आपने एक वेव लिया है, सोर्स S1 से क्रिएट हुआ A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दूसरा S2 से A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बने, ठीक है, ये दोनों कोहेरेंट सोर्स है। कोहेरेंट सोर्स कहने का मतलब ये है कि उसका जो फेज है टाइम के साथ लॉक्ड है, टाइम के साथ वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है ना, फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, तो वही है मतलब कोहेरेंट सोर्स का मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड डज नॉट वेरी विथ टाइम। अच्छा, अब दोनों को आपने ऐड कर दिया, A1 साइन ओमेगा टी, इसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया इसलिए यहाँ पे आपने x1 पुट कर दिया, इसने x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया इसलिए यहाँ पे x2 पुट कर दिया, ये दोनों का आप ऐड करोगे तो आपके पास एक रिजल्टेंट वेव बनेगा, है ना, रिजल्टेंट वेव बनेंगे। अच्छा, ये वाला जो क्वांटिटी आप इसके अंदर देख रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। ये जो क्वांटिटी इसके अंदर आप देख रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। ये दोनों का जो डिफरेंस होता है इसी को अपना बोलते हैं फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, राइट। तो फेज डिफरेंस की वैल्यू ओमेगा टी तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से के कॉमन ले लेंगे तो के x2 माइनस x1 आ जाएंगे, है ना, x2 माइनस x1, तो फाई की वैल्यू, अच्छा, x2 माइनस x1 का आपने बोल दिया डेल्टा एक्स, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स आ गया, 2 पाई बाय लैम्डा, महा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आपको इसको ध्यान में रखना, फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, है ना, डेल्टा एक्स। चलिए अब देखिए ये दोनों का जोड़ा, तो इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट आपका वेव बनने वाला है ना, वाई नेट रिजल्टेंट जो बनने वाला, ए रिजल्टेंट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव बनेगा, है ना, फाइव क्या है, फेज का डिफरेंस, ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा, तो रिजल्टेंट ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू, अब देखिए पहला फर्स्ट जो आपका सोर्सेज है A1 से दूसरे का कितना फेज का डिफरेंस है दोनों के बीच में, A1 और A2 में फाई का, जो कि अपन यहाँ पे कैलकुलेट किया है, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखिए दो आपके पास ये दो आपके पास एम्पलीट्यूड है A1 और A2, उसके बीच में फाई एंगल है, तो इसको आप कैसे ऐड करते हो, जनरल जो फॉर्मूला पढ़े थे अपन वेक्टर में, है ना, रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना कि A1 अगर A रहता है, B रहता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, यहाँ पर वैसे ही कर दिया, यहाँ क्या कर दिया, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई कर दिया, cos फाई इसके बीच का एंगल है। अच्छा, अपने को पता है कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में जो रिलेशन होता है ये होता है I इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, है ना, के टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, के एक नॉर्मल कोई कांस्टेंट है, ठीक है, नॉर्मल कोई कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ए स्क्वायर के जहां पे ए का स्क्वायर वहां पे आप आई पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ए आर स्क्वायर है तो यहाँ पे आई आर पुट कर दिया, यहाँ पे ए वन स्क्वायर है तो यहाँ पे आई वन पुट कर दिया, सिमिलरली ए टू स्क्वायर है तो ए टू पुट कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया, ये आपके पास एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी की फॉर्मूला भी बन गया इससे, ठीक है। अगर मान के चलिए कि दोनों A1 और A2 ए के बराबर है, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है, तो 2a cos फाई आ जाएगा, है ना, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2a cos फाई आ जाने वाला। अगर ये I1 और I2 इक्वल टू आई के बराबर है तो 4i cos स्क्वायर फाई के बराबर ये आ जाने वाला, ठीक है ना, कितना सुंदर फॉर्मूला है ना, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक ए वाव, है ऐसा है, ठीक है, ऐसा दिख ही रहा है नहीं, मस्त फॉर्मूला है ना, इसको आपको ध्यान में रखना, ठीक है, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का भी। अच्छा, अब देखिए इंटरफेरेंस दो तरह के होते हैं, है ना, एक बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसा कि नाम से लग रहा है कि मतलब दो वेव अगर सेम फेज में अगर आके मिलते हैं, सेम फेज में अगर आके इंटरफेरेंस करता है तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। मान लीजिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि ये एक वेव ऐसा आ रहा है इधर से,
इधर से जा रहा है, दूसरा वेव इसी तरह इसी फेज में आ रहा है इधर से, तो ये यहाँ पर जो मिलेंगे, यहाँ जो मिलेंगे, तो रिजल्टेंट वेव क्या हो जाएगा, इसकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी क्योंकि दोनों सेम फेज में है, तो इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव। दूसरा, अगर ये अपोजिट में है, एक तो इधर से ऊपर से आ रहा है, दूसरा ये नीचे से आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मिलेंगे ये क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, मतलब एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, है ना, डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो आपको जो जब ये इंटरफेयर कर रहा होगा सीधा आपको ऐसा लाइन जैसा दिखेगा, यहाँ पर अगर इंटरफेयर कर रहा होगा तो आपको इस तरह से इतना एम्पलीट्यूड दिखाई देगा, A1 प्लस A2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, है ना, ऐड हो जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब सेम फेज में अगर आके वेव मिलती है, तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो जो ये फेज का जो डिफरेंस है, फेज का डिफरेंस है 2n पाई के मल्टीपल में होना चाहिए, 2n पाई, और n की वैल्यू 0 1 2 रखेंगे, ठीक है। अच्छा, फाई के जगह पे अपन अगर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स यहाँ पर रख देंगे, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस में भी, डेल्टा एक्स क्या है, पाथ का डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस, है ना, ये डेल्टा एक्स है आपका पाथ का डिफरेंस, मतलब ये x2 और x1 में, है ना, x2 x1 में जो डिफरेंस है पाथ का डिफरेंस है, और ये क्या है, फेज का डिफरेंस। अच्छा, k का वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा लिखते हैं, इसलिए आप k की जगह 2 पाई बाय लैम्डा लिख दिया, है ना, ये हो गया अपने पास फेज का डिफरेंस, है ना, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितना हो जाएगी, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा। इसका मतलब जहां पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पे पाथ का डिफरेंस एन लेमडा होना चाहिए, मतलब एन की जगह पे 0 1 2 3 पुट करेंगे तो या तो 0 होना चाहिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू, या तो लेमडा होना चाहिए, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा, सो ऑन, इस तरह से होना चाहिए आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अच्छा, फिर रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगी उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना, तो क्या हो जाएगा ये A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगा क्योंकि कंस्ट्रक्ट हो रहा है, दोनों सेम फेज में आके मिल रहे हैं, दोनों सेम फेज में आके मिल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसलिए इंटेंसिटी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, है ना, रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, है ना, रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, ठीक ठीक हो गया। अगर ये I1 और A1 और A2 की वैल्यू बराबर हो, A1 और A2 की वैल्यू बराबर है तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा, cos फाई की वैल्यू तो यहाँ पर 1 के बराबर हो जाएगी, है ना, cos फाई, क्योंकि 2 पाई 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई की वैल्यू 0, अपने को पता है cos 0 की वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है, या फिर cos ऑफ 2 पाई की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए है ना, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, मतलब मैक्सिमम हो रही है, ठीक है। ए आर की वैल्यू A1 प्लस A2 cos फाई, A1 और A2 दोनों बराबर है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम होगी इसकी वैल्यू 2a के बराबर हो जाएगा क्योंकि A1 और A2 दोनों बराबर है। अच्छा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4i के बराबर हो जाएगा ना, 4i के बराबर हो जाएगा, 4i के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ का डिफरेंस है ये फाई, ये होना चाहिए 2n माइनस 1 इंटू पाई के बराबर, है ना। उसी तरह से फाई की जगह पे 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स रखोगे तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी आपकी, पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएंगे, 2n माइनस 1 लेमडा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू रख देंगे 1 2 3 सिमिलरली, ठीक है। अच्छा, रिजल्टेंट आपको एम्पलीट्यूड चाहिए तो A1 माइनस A2, रिजल्टेंट आपकी इंटेंसिटी चाहिए तो रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, राइट, होल स्क्वायर। अच्छा, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है A1 और A2 तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, जैसे यहाँ बताया था ना, ये यहाँ पे अगर इंटरफेयर करेगा तो कोई भी एम्पलीट्यूड शो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, रिजल्टेंट यहाँ पे इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ओके, अच्छा, इसमें कई बार ऐसा रेशियो पूछ देता है, ये भी आप बातें ध्यान में रखना, रेशियो मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो आराम से लिख सकते हैं ना अपन, आई मैक्स यहाँ पे लिख लेंगे, आई रिजल्टेंट मैक्सिमम किसमें होगा, कंस्ट्रक्टिव में, आई रिजल्टेंट मिनिमम किसमें होगा, डिस्ट्रक्टिव में। तो ये क्या है, रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप उस वाले फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, है ना। आपको अगर एम्पलीट्यूड दिया हो दोनों तब पर भी आप इंटेंसिटी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर जो है ना आपको इंटेंसिटी दिया गया अलग अलग सोर्सेज का, है ना, अलग अलग सोर्सेज का अगर इंटेंसिटी दी गई है तो उस केस में भी आप है ना कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उस केस में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू, है ना। इससे मान चलो कि आपने कुछ ये वाले सोर्सेस लगभग I1 निकल रहा है, इधर से I2 निकल रहा है ना, तो यहाँ पर I1 रखेंगे और I2 रखेंगे,
ठीक है, नीचे में रूट अंडर i1 रखेंगे, रूट अंडर i2 रखेंगे और उसका क्या कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करके अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आपका वैल्यू, है ना, आ जाएगा वैल्यू। अच्छा, अब अपने को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स आपने क्या किया था कि मतलब एक सिंगल सोर्स लिया और सिंगल सोर्स से दो सोर्स क्रिएट किए, है ना, दो सोर्स क्रिएट किए, ठीक है। तो एक सोर्स एस लिया, इससे दो सोर्स क्रिएट किया, मतलब एक आपको कार्डबोर्ड टाइप के लिया और उसमें दो होल्स किए, है ना, टू होल्स किए ऊपर नीचे, और दोनों के बीच में सेपरेशन कुछ दी रखा है ना। तो यहां से निकलने वाला सोर्स वन से निकलने वाला जो वेव होगा, है ना, लाइट वेव, सोर्स टू से निकलने वाला लाइट वेव, दोनों इंटरफेयर करता है। ये स्क्रीन रखे थे डी डिस्टेंस पे, है ना, डी डिस्टेंस पे। तो उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि बीच में जब पाथ डिफरेंस की वैल्यू जीरो हो रहा होता है तो उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनता है ना, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो बीच में सेंट्रल ब्राइट बनता है, ये जो पर्दा है ना, स्क्रीन है बेसिकली, है ना, बीच में सेंट्रल ब्राइट बनता है, उसके ऊपर डार्क बनता है, फिर जाकर ब्राइट बनता है, फिर डार्क बनता है, फिर ब्राइट बनता है ना। सिमिलरली नीचे में ब्राइट हो गया तब डार्क बनेगा, ब्राइट बनेगा, डार्क बनेगा, ब्राइट बनेगा। इस तरह से आपको जो है ना ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, इस तरह से आपको जो है फ्रिंज पैटर्न दिखाई देता है स्क्रीन पे, है ना, फ्रिंज पैटर्न दिखाई देता है स्क्रीन पे। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इसके जो पाथ डिफरेंस होते हैं सेंट्रल ब्राइट के लिए, पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या होगा, यहां से अगर आप देखेंगे पाथ जीरो पुट करेंगे तो पाथ डिफरेंस जीरो, है ना, वन पुट करेंगे तो लेमडा, टू पुट करेंगे तो टू लेमडा। आप ब्राइट वाले के लिए देखोगे सीबी, ब्राइट के लिए जीरो है, फिर जाके ब्राइट के लिए लेमडा है, फिर जाके ब्राइट के लिए थ्री लेमडा है। अच्छा, यहाँ पे टू लेमडा हो जाएगा, लेमडा, ये थ्री बाई टू लेमडा, है ना, फिर जाके ये आपके पास टू लेमडा, है ना, टू लेमडा आ जाएंगे, है ना। तो ये जीरो हो गया, अच्छा, लेमडा के बाद तो डार्क के लिए थ्री बाई टू लेमडा आ जाएगा, फिर जाके यहाँ पे टू लेमडा आ जाएंगे। तो आप देख क्लियरली अगर देखेंगे तो आपको जो है ना पता चलेगा कि जो जहां पे ब्राइट बन रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब ये ब्राइट ही है, इसी को मैक्सिमम बोलते हैं, है ना, ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट जहां जहां बनेगा वहां पे कैसा फेज पाथ डिफरेंस होना चाहिए, पाथ डिफरेंस होना चाहिए कैसा वाला, या तो लेमडा जीरो होना चाहिए, या तो लेमडा होना चाहिए, टू लेमडा, थ्री लेमडा, फोर लेमडा। ठीक है, फिर जाके अगर डार्क बन रहा है ना, डार्क बन रहा है तो वहां पे पाथ डिफरेंस कैसा होना चाहिए, ये इसकी वैल्यू आप वन रखोगे तो लेमडा बाई टू मिलेगा यहाँ से, फिर जाके टू रखोगे तो थ्री लेमडा बाई टू मिलेगा यहाँ पे, फिर जाके आप थ्री रखोगे तो फाइव लेमडा बाई टू मिलेगा, है ना, इस तरह का पाथ डिफरेंस होना चाहिए। अब देखो बीच में तो मैंने रखा मतलब जीरो है पाथ डिफरेंस, फिर जाके लेमडा बाई टू, है ना, ब्राइट के बाद डार्क बना लेमडा बाई टू, ये लेमडा बाई टू, फिर जाके ब्राइट बनेगा, ब्राइट बनेगा तो कौन सा कितना पाथ डिफरेंस होना चाहिए, लेमडा होना चाहिए, है ना, यहाँ से लेमडा होना चाहिए। फिर जाके ब्राइट के बाद डार्क बनेगा तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, थ्री लेमडा बाई टू, फिर जाके उसके ऊपर क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा, डार्क बन गया तो ब्राइट बनेगा, ब्राइट के लिए टू लेमडा होना चाहिए। ठीक है, मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ अगर लेमडा है तो वहां पे ब्राइट बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर इंटीजर मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू है, वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब डार्क फ्रिंज बनेगा, है ना, डार्क फ्रिंज बनेगा। अपने को पता है अगर यहाँ पर ऐसा एज्यूम करते हैं कि अगर इंटेंसिटी सेम इंटेंसिटी दोनों से आ रही है, सेम इंटेंसिटी दोनों से आ रही है, तो जहां जहां पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे आप यहाँ पे क्या रखोगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी या तो टू पाई रखेंगे, जीरो रखेंगे तो कॉस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, और इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इसका मतलब जहां जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, जहां जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पे इंटेंसिटी क्या होने वाली, मैक्सिमम होने वाली है ना, मैक्सिमम होने वाली, क्योंकि वहां पे पाई की वैल्यू या तो जीरो आएगी, टू पाई आएगी, फोर पाई, सिक्स पाई, एट पाई, टेन पाई, इस तरह से आएगा, और उस पे सारे वैल्यू पे कॉस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाला टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा, है ना। इसलिए अब देखो जहां जहां पे आपको सेंट्रल ब्राइट है, मतलब जहां जहां पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, पहला फर्स्ट सेंटर पे बना ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी हो गई, फोर आई के बराबर। फिर जाकर उसके बगल में डार्क बना, उसके बगल में डार्क, वहां पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पाई की वैल्यू आप क्या रखोगे, यहाँ पे एक तो पाई रखोगे, थ्री पाई रखोगे, है ना, फाइव पाई रखोगे, इस पे सारे पे वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, इस जीरो हो जाएगा, इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रहा है ब्राइट पे और मिनिमम हो जा रहा है डार्क पे। ठीक है, तो इसका मतलब फोर आई जीरो, फिर जाके ग्रेजुअली ये इंक्रीज हो रहा है फोर आई पे, फिर जाकर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है जीरो पे। ठीक है, सिमिलरली नीचे में ग्रेजुअली यहाँ फोर आई से डिक्रीज हो गया सेंट्रल ब्राइट से जीरो, फिर जाकर ग्रेजुअली इंक्रीज हो गया फोर आई। इसका मतलब जो इंटेंसिटी जो होते हैं वाईडीएससी वाले फ्रिंज बिट में, इंटेंसिटी मैक्सिमम जो ब्राइट फ्रिंज है उसके लिए फोर आई होता है, और जो डार्क फ्रिंज होता है उसके लिए जीरो हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। अगर सेम इंटेंसिटी आ रहा है तो सेम इंटेंसिटी दोनों स्लिट से अगर इंटेंसिटी आई आ रहे हैं तो ऐसा
होगा, ठीक है। अगर इंटेंसिटी अलग अलग आ रहा तो हो सकता है ये जीरो ना हो, है ना, कुछ ये आगे से ऐसा जन ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना, ये जीरो वाला लाइन इधर रहेगा और ये ग्राफ से यहां से ऊपर जाएगा और यहाँ नीचे आएगा, मिनिमम इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी इस केस में, है ना, जीरो नहीं होगी उस केस में, ठीक है। अच्छा ये वाला बता ही दिया, इसको आपको ध्यान में रखना। सी मतलब यहाँ पे क्या है, सेंट्रल ब्राइट है, और बी मतलब ब्राइट फ्रिंजेस है, डी मतलब ये डार्क फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज है। अच्छा, अब ये जो फ्रिंजेस बने आपके, ब्राइट बने, डार्क बने, है ना, जिस तरह के जो फ्रिंज बने उसका कई बार पोजीशन पूछता है कि ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितने डिस्टेंस पे वो बना है ना, फ्रिंज की डिस्टेंस बताओ। तो ये यहाँ पे ऐसा मार्क कर दिया, ये इसके बीच में जो होल यहाँ यहाँ क्रिएट किया ना, यहाँ पे उसके बीच में मैंने गैप रखा क्या, डी के बराबर, है ना, डी के बराबर। और S1 और S2 दो सोर्स हो गए, ठीक है, S1 एंड S2 सोर्स हो गए, ठीक है। अच्छा पूरा चैप्टर पढ़े तो टाइम तो लगेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो इसके बीच में डी है, तो अब देखिए ये यहाँ से जो लाइट वेव यहाँ तक पहुंचा और इस वाले स्लिट से लाइट वेव यहाँ तक पहुंचा, है ना, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर इस वाले पॉइंट पे ड्रॉ कर दिया। इसके बाद तो दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ सेम। ये वाला जो नीचे वाला जो आपका लाइट वेव है, ये एक्स्ट्रा कितना चला, ये कितना चला, ये कैलकुलेट कर लिया अपन, ये थीटा हो जाएगा, तो ये डी साइन थीटा, ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, है ना। पाथ डिफरेंस एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे पहुंचते वक्त दोनों, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो अपने पास क्या आ गया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, पाथ डिफरेंस की वैल्यू डी साइन थीटा आ गई, डी साइन थीटा, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू काफी स्मॉल है, छोटी है, तो आप साइन थीटा को थीटा के बराबर लिख सकते हैं, उसी को टेन थीटा के बराबर लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब टेन थीटा को आप जैसे लिखेंगे, आप टेन थीटा कैसे लिखोगे, ये वाला, ये डॉटेड वाला ट्रायंगल में अगर आप देखो, टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये y डिवाइड बाई ये आपका जो ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है d, है ना, d मच मच ग्रेटर देन d है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा की जगह वाई बाई डी लिख सकते हैं, तो आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी आ गया, है ना, डी वाई बाई डी आ गया, ठीक है। अब इसमें अपने को ब्राइट फ्रिंज ढूंढना है, ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन ढूंढना, फर्स्ट ब्राइट का, सेकंड ब्राइट का, थर्ड ब्राइट का, फोर्थ ब्राइट का। उसी तरह से डार्क फ्रिंज का पोजीशन ढूंढना है, सेंट्रल ब्राइट से कितना ऊपर बना है कितना नीचे बना है ना, उसी में फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, इस तरह से डार्क का पोजीशन ढूंढेंगे, है ना। ब्राइट फ्रिंज को ही मिनिमम मैक्सिमम बोलते हैं, है ना। इसी को, ये कैसे क्रिएट होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब सेम फेज में आके जो है ना, दोनों वेव क्या हो गए, इंटरफेयर कर गए। डार्क फ्रिंज को ही मिनिमा बोलते हैं। ये कैसे बनता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, एक ऊपर से आ रहा है, दूसरा नीचे से आ रहा है ना, तो ये इसमें जब अपने को डार्क फ्रिंज बनता है, ठीक है। अच्छा, अपने को पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या है, डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लेमडा के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, डेल्टा एक्स की वैल्यू, ये तो डी वाई बाई डी है, यहाँ पे लिख दिया आपने को डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा, इसलिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स की जगह पे एन लेमडा रख दिया और इसको सॉल्व करेंगे तो एन लेमडा डी बाई डी आ गया, है ना। अब यहाँ पे आपको सेंट्रल ब्राइट का पोजीशन चाहिए, जीरो पुट कर देंगे, वन पुट कर देंगे, फर्स्ट ब्राइट टू पुट कर देंगे, सेकंड ब्राइट थ्री पुट कर देंगे, थर्ड ब्राइट फोर्थ पुट कर देंगे, फाइव फिफ्थ ब्राइट, है ना, इस तरह से ब्राइट फ्रिंज मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर डार्क फ्रिंज ये है, डार्क फ्रिंज कैसे बनता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ का जो डिफरेंस होना चाहिए 2n-1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 2n-1 लैम्डा बाई 2, यहाँ से y nth डार्क का जो पोजीशन आ जाएगा 2n-1 लैम्डा d बाई 2d आ जाने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 पुट करते जाइए, आपको फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, फोर्थ डार्क का पोजीशन मिलता चला जाएगा, ठीक है, मिलता चला जाएगा। अच्छा, अब फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करते हैं। फ्रिंज विड्थ मतलब क्या कि यहाँ पे तो बहुत सारे आपको ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क पोजीशन ये मिला, ठीक है, ब्राइट डार्क। ये बोलता है कि टू कंसिक्यूटिव ब्राइट या फिर टू कंसिक्यूटिव डार्क के बीच में जो सेपरेशन है ना, दैट सेपरेशन इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, है ना, कितना चौड़ी फ्रिंज है, ठीक है, तो उसको अपना फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, आप टू कंसिक्यूटिव ले लो, यहाँ से टू कंसिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज ले लो, टू कंसिक्यूटिव मतलब एक टू लेमडा डी बाई डी ले लो, है ना, एक थ्री लेमडा डी बाई डी ले लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, लेमडा डी बाई डी। या फिर दो डार्क ले लो, है ना, दो डार्क लेंगे, एक तो लेमडा डी बाई टू डी ले लेते हैं, एक थ्री लेमडा डी बाई टू डी ले लेते हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो यही वैल्यू आने वाला आपका, लेमडा डी बाई डी, ठीक है। अच्छा, आपको एंगुलर फ्रिंज विड्थ चाहिए तो क्या करेंगे, इसमें डी से डिवाइड कर देंगे, कैपिटल डी से डिवाइड कर देंगे, कैपिटल डी से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ जाएगा, है। तो अभी ये बोलता है कि अगर ये पूरे एपरेटस को अगर आप किसी लिक्विड में डिप कर देंगे, वो लिक्विड में जिस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर है ना, म्यू के बराबर है, तो अपने को पता है कि अगर
किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, उसकी वेवलेंथ जो है ना वो चेंज हो जाती है ना? तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है, वेवलेंथ हो जाएगा अभी जो लैम्डा था, लैम्डा डिवाइड बाय म्यू हो जाएगा, लैम्डा डिवाइड बाय म्यू। यही फॉर्मूला है लैम्डा डी बाई डी, इसमें सिर्फ आपने म्यू से डिवाइड कर दिया, है ना? तो लैम्डा डी बाई डी तो था ही, उसको क्या बोला था आपने, बीटा बोला था, बीटा डिवाइड बाय क्या हो गया, म्यू हो गया, है ना? म्यू हो गया, मतलब एंगुलर फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगी, जैसे आपने किसी लिक्विड में डाल दिया जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना कुछ म्यू है तो। उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, ये भी एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज हो जाएगी, म्यू टाइम्स से डिक्रीज हो जाएगा ना, म्यू से इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो अभी ये हुआ, ठीक है? अभी और कंप्लीट करना है इसमें। वाईडीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखा हूँ, वो आप देख लीजिए एक बार। यानी कई बार आपको जो है नंबर ऑफ मैक्सिमा या फिर नंबर ऑफ मिनिमा पूछ देता है, राइट? कि नंबर ऑफ मैक्सिमा या नंबर ऑफ मिनिमा या फिर नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज और नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितने बनेंगे। एक अगर यहाँ पे आपके पास स्लिट है और यहाँ से लाइट जा रही है, ये आपके सामने में पर्दे लगे हुए हैं, ठीक है? सामने में पर्दे लगे हुए हैं। एक जनरल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको नंबर ढूंढने हैं कितने नंबर होंगे ब्राइट और डार्क फ्रिंज का, तो आप सिंपल सा डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा से आप देख सकते हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए, और डेल्टा एक्स इक्वल टू टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू से देख सकते हैं डार्क फ्रिंज के लिए, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर एक सामने में से लगा हुआ पर्दा है ना, पूरा इन्फिनिटी तक पर्दा लगा हुआ है, और उस पे आपको ऑब्जर्व करना नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज। जैसे देखो यहाँ पे स्लिट सेपरेशन में डी है और सामने में पर्दे लगे हुए हैं, ठीक है? अगर ये सर्कुलर पर्दे होंगे चारों तरफ तो उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सिर्फ एक सामने में जो पर्दा है वहां पे प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी पे नंबर ऑफ इमेज अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लोगे, है ना? ब्राइट फ्रिंज के लिए टू टाइम्स डी बाय लेमडा प्लस वन कर देते हैं। प्लस वन इसलिए करते हैं कि बीच में से एक सेंट्रल ब्राइट बनता है एंड ऊपर में कुछ ब्राइट बन रहा होगा, नीचे में कुछ ब्राइट बन रहा होगा। ऊपर में ब्राइट बन रहा है तो डी बाय लेमडा, टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर नीचे हो गया, और प्लस वन कर दिया तो सेंट्रल वाला ब्राइट हो गया, ठीक है? अच्छा, ये जो बॉक्स है यहाँ पे, है ना, ये बॉक्स को अपना जीआईएफ बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट? इसका एग्जांपल के तौर पे जैसे देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में होगा 2.2 लिखा गया है ना? इससे जो बाहर निकलने वाला सिर्फ 2 निकलेगा, है ना? ये पॉइंट के बाद वाला को हटा देते हैं, ठीक है? इसलिए यहाँ पे सिमिलरली 3.9 है तो इसमें से 0.9 वो क्या हो जाए, हट जाएगा, बाहर क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, है ना? अगर यहाँ मान चलो 3.9 दिया हुआ रहता तो इसका मतलब 3 निकलता, 3 टू जा 6 प्लस 1 7 ब्राइट फ्रिंज बनते हैं। सिमिलरली आपको इसका जीआईएफ कैलकुलेट करना और नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज आ जाएगा, है ना? डी वाई लेमडा प्लस वन बाई टू, डी वाई लेमडा प्लस वन बाई टू। डी क्या है, इसके स्लिट जो गैप है इसमें, है ना, स्लिट के जो सेपरेशन है ना? और लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, लेमडा वेवलेंथ, डी है स्लिट सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है? अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे अपन क्या यूज करते थे सोर्स के तौर पे, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज करते थे। अपन अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट नहीं यूज करें, अगर एक व्हाइट लाइट यूज करें विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी कलर्स, है ना? 7 कलर का मिक्सचर होता है अपने को पता है, ठीक है? तो 7 कलर का मिक्सचर होता है, तो यहाँ पे किस तरह से आपको जो है ना पर्दे पे स्क्रीन पे किस तरह का फ्रिंज पैटर्न ऑफ ट्रेंड होंगे, वो कुछ इस तरह का होगा, है ना? जैसे कि बीच वाले में, है ना, किसी भी कोई भी कलर का वेवलेंथ ले लोगे, यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना? डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए था। डेल्टा एक्स इक्वल टू अपने को पता है कि एन लेमडा इसको जीरो होना है तो लेमडा चाहे वॉयलेट के ले लो, रेड के ले लो, ग्रीन ले लो, येलो ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे जीरो ही होना है। इसका मतलब बीच में तो सेंट्रल ब्राइट ही बनेगा, है ना? बीच से मतलब सेंट्रल ब्राइट के जस्ट ऊपर में, है ना, रेडिश व्हाइट बनता है, रेडिश व्हाइट बनता है ना, और डार्क फॉर वॉयलेट, है ना? ये वाला जो है ना वॉयलेट कलर के लिए डार्क रहता है ये वाला पोजीशन, और रेडिश व्हाइट बनता है, ठीक है? रेडिश व्हाइट बनता है। फिर इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे तो ब्लूइश व्हाइट बनता है ना? और डार्क फॉर रेड, रेड कलर के लिए यहाँ पे डार्क बनता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेमडा, लेमडा रेड डी बाय क्या करेंगे, टू डी, है ना? क्योंकि ये डार्क बना है रेड के लिए मिनिमा बना है, इसलिए टू डी कर दिया, लेमडा आर डिवाइड बाय टू डी। यहाँ पे वॉयलेट के लिए बना है तो यहाँ इसके लिए आप क्या लिखोगे, ये यहाँ से आता है लेमडा वॉयलेट डी डिवाइड बाय टू डी लिखेंगे, ठीक है? तो ये आपको मतलब एज ए फैक्ट इसको ऐसा याद रखना है ना। फिर उसके बाद जो है ना सारे लाइट लगभग यहाँ पे मतलब इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मतलब व्हाइट कलर जैसा अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ आप जाते हैं तो, है ना? इस तरह से आपका पैटर्न ऑफ टर्न जैसे ऊपर हुआ उसी तरह से नीचे में भी, ठीक है? अच्छा, फिर ये तीसरा पॉइंट में लिखा हूं, कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस। सस्टेन इंटरफेरेंस मतलब क्या कि सस्टेनेबल है वो, मतलब थोड़े टाइम के लिए है, मतलब क्विकली फ्लक्चुएट नहीं हो रहा हो, है ना? उसको हम सस्टेन इंटरफेरेंस बोलते हैं,
ठीक है, मतलब ब्राइट बना डार्क बना, ब्राइट बना डार्क बना, तो कुछ टाइम के लिए वहां पे है वो, मतलब ब्राइट पूरा बन के वहां पे बैठा हुआ है, डार्क बना हुआ, डार्क वहां पे बना हुआ, मतलब तुरंत ऐसे गायब नहीं हो गया है ना, डार्क के बाद तुरंत फ्लक्चुएट हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। जैसे आपने कई बार घर में दो बल्ब लगाते हो तो यहाँ पे आपको ब्लैक व्हाइट नहीं दिखाई देता, इसका मतलब वो दोनों जो है ना, मतलब इंटरफेयर नहीं कर रहा वहां पे, है ना, इंटरफेरेंस अच्छे से नहीं हो रहा, सस्टेन इंटरफेरेंस नहीं है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। तो आपको बोला सस्टेन्ड इंटरफेरेंस है ना, विजिबल जो दिखना चाहिए, उसके लिए क्या कंडीशन होता है, सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए, है ना, सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए। सोर्स कोहेरेंट कहने का मतलब ये है कि उसका फेज जो है टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, दे शुडंट बी फ्लक्चुएटिंग विद टाइम, है ना, टाइम के साथ वो कांस्टेंट होने चाहिए। ओके, राइट। अच्छा, फिर जाके फ्रीक्वेंसी उसकी सेम होनी चाहिए, दो जो भी दो सोर्स होंगे यहाँ S1 और S2 यहाँ से जाने वाला, इसके इससे जो फ्रीक्वेंसी जा रही है W1, इधर W2 जा रहा है, W1 इक्वल टू W2 होना चाहिए, है ना, W2 होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एम्पलीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम है, नियरली सेम है, तो आपको सस्टेन इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर जाके इसके बीच में ये जो है डी, सेपरेशन बिटवीन ये स्लिट जहां पर आपने बनाया और जो पर्दे हैं स्क्रीन, उसके बीच में उसकी वैल्यू इसके स्लिट सेपरेशन से बहुत ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट आप यूज करोगे तब जाके आपको ब्लैक व्हाइट इस तरह का आपको पैटर्न अच्छे से ऑब्टेन होगा। ठीक है। ओके। अब शेप ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न है ना, यहाँ पे ये जो है स्लिट जो बना है, स्लिट में अगर आपने स्लिट को इस तरह से बनाया, मतलब इस तरह से ब्लेड से ऐसा चीरा लगा दिया, है ना, एक ब्लेड से ऐसा चीरा लगा, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो किस तरह से उधर से लाइट बनेगा तो इस तरह का पैटर्न बनेगा, है ना, इस तरह का पैटर्न बनेगा, मतलब स्ट्रेट फ्रिंज बनेगा, है ना, स्ट्रेट फ्रिंज बनेगा। अगर मान चलो कि ये चीरा नहीं लगाया, एक होल्ड कर दिया है, पिन होल्ड कर दिया यहाँ पे दो, है ना, कार्डबोर्ड में दो पिन होल, अब इधर से लाइट करेंगे तो फिर जाके जो पैटर्न आपको ऑब्टेन होगा वो हाइपरबोलिक इन नेचर होगा, है ना। यहाँ आप देखो दो होल कर दिया है ना, पॉइंट्स और दो होल कर दिया है, और यहाँ से S1 से S2 से जा रहा है, तो आपको कैसा बनेगा, हाइपरबोलिक। बीच वाला तो स्ट्रेट बनेगा, फिर जाके मतलब ऐसा टेढ़ा हो जाएगा ना, इस तरह का, इस तरह का आपको हाइपरबोलिक फ्रिंज बनेगा, इस तरह का हाइपरबोलिक फ्रिंज बनेगा, है ना। स्लिट है तो स्ट्रेट बनेगा, और आपका पॉइंट है तो हाइपरबोलिक बनेगा। अच्छा, पाथ रेफरेंस बिटवीन प्रोड्यूस्ड बाय द स्लैब, है ना, कोई लाइट जा रही है ना, लाइट रे ऑफ लाइट जा रहा है, उसमें अगर कोई एक स्लैब रख दिया, कोई ग्लास वगैरह का स्लैब रख दिया, है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस टी है, तो अब देखिए अपने को पता है कि जैसे ही कि इससे मटेरियल्स में लाइट जाएगा तो इसमें स्लो हो जाता है लाइट, है ना, स्लो हो जाता है, क्योंकि लाइट की स्पीड किसी मटेरियल में कम होती है, मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। और अगर ये सीधा जा रहा है तो ये सीधा जा रहा है तो कैसे, सेम टाइम में ये म्यू टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और उसी सेम टाइम में ये सिर्फ जाकर टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ए से बी क्या हो गया आपका ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ, और ये यहां से यहां तक ये क्या हो गया आपका ऑप्टिकल पाथ लेंथ। अब इसमें देखो डिफरेंस आ गया ना, ये तो ये कितना जो है ना, ये ज्यादा चल रहा है, इतना ज्यादा चल रहा है, इसमें से ये वाला जो है ना आपको माइनस कर दोगे तो आपको पाथ का डिफरेंस आ जाएगा, है ना। इसका मतलब इसी ये स्लैब को अगर आप किसी रे के सामने ऐसा रखते हैं, ये रे के सामने ऐसा रख दिया तो क्या हो जाएगा, ये इसकी वजह से यहाँ पे पाथ का डिफरेंस हो जाएगा, है ना। अभी तक जो सेंट्रल ब्राइट यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे पाथ डिफरेंस की वैल्यू जीरो हो रही थी, यहाँ पे पाथ डिफरेंस, क्योंकि ये वाला जितना चल रहा था उतना ये भी चल रहा था, है ना, उतना ये भी चल रहा था, है ना। ये दोनों सेम चल रहे थे, तो यहाँ पे आपका पाथ डिफरेंस क्या आ रहा था, जीरो। अब क्या हो गया, जैसे ही आपने इस वाले रे के सामने स्लैब को लगाया तो अब पाथ का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, अब सेम नहीं चल रहा, इसलिए अब नीचे वाले रे को क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा चलना पड़ेगा, ताकि इधर से चलने वाले जो आपके डिस्टेंस है, इधर से चलने वाले डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाए, है ना। तो एक सर्टेन पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे दोनों की वैल्यू बराबर हुई, तो इसका मतलब यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट अभी बना होगा। सेंट्रल ब्राइट सिर्फ एक नाम है, ऐसा कोई जरूरी नहीं वो सेंटर में बने, है ना। सेंट्रल ब्राइट बनने के लिए मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो डेल्टा एक्स इस वाले केस में क्या यहाँ पे जीरो हुआ, सेंट्रल ब्राइट से जाके दूर में यहाँ पे जीरो हुआ, यहाँ पे जीरो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जीरो नहीं हुआ है, तो यहाँ पे या जीरो हो गया, इसका मतलब इसने कितना पाथ डिफरेंस किया था प्रोड्यूस, टी इंटू म्यू माइनस वन, और यहाँ पे ये जो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना पाथ डिफरेंस लगता है, वाई डी बाई डी, ये दोनों को बराबर कर दिया था अपने पास, वाई की वैल्यू आ गई, मतलब सेंट्रल ब्राइट कितना जो है ना शिफ्ट कर गया उसकी वैल्यू म्यू माइनस वन टी डी बाई डी आ गया, ठीक है। कई बार पूछता है,
कई बार पूछता है सेंट्रल ब्राइट, जैसे इसमें एक स्लैब डाला म्यूटी वाला, तो कितना सेंट्रल ब्राइट ऊपर की ओर शिफ्ट कर गया होगा, या फिर नीचे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्लैब अगर इसमें डाल देंगे तो नीचे वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बोलता है नंबर ऑफ फ्रिंज कितना शिफ्ट हो जाएगा। अब सेंट्रल ब्राइट जो शिफ्ट हो गया, इसका मतलब इसके फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, फर्स्ट डार्क, थर्ड डार्क, वो भी तो शिफ्ट हो गए होंगे ऊपर में। तो इसके और इसके बीच में कितने नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज है, कितने नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट हुए, वो कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इसका डिस्टेंस डिवाइड बाय एक फ्रिंज विड्थ का डिफरेंस आप डिवाइड कर दीजिए। हाँ, तो ये आपके पास फॉर्मूले आ जाएंगे, ये फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है। ये ऐसा है कि ये 5 मीटर का कपड़ा है, 2-2 मीटर का कितना कपड़े होंगे, है ना, वही हो गया, ठीक है। तो वही है ना, ये पूरे में से एक फ्रिंज विड्थ का से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट आ जाएंगे, है ना। स्लिट विड्थ इन वाईडीएससी। अच्छा, अगर ये स्लिट दोनों का जो है ना, मतलब विड्थ सेम नहीं है ना, ये इसकी विड्थ अलग, इसकी विड्थ अलग है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी दोनों से जाने वाला इंटेंसिटी अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, है ना। और ये जो इंटेंसिटी होता है स्लिट विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्लिट विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तब जो आप इंटेंसिटी इस पर दे स्क्रीन पे निकालो, आई मैक्स की वैल्यू रूट अंडर आई वन प्लस रूट अंडर आई टू होल स्क्वायर, आई मीन रूट अंडर आई वन माइनस रूट अंडर आई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब एक थिन फिल्म इंटरफेरेंस है। थिन फिल्म इंटरफेरेंस कई बार अपन देखते हैं ना कि पानी पे कोई पेट्रोल वगैरह ऐसा पड़ जाता है, चमकता हुआ लगता है, वहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है, उसी को थिन फिल्म इंटरफेरेंस बोलते हैं, है ना। तो कई बार थिकनेस वगैरह आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलता है ना। यहाँ से रेज ऑफ लाइट जा रहा है, रेज ऑफ लाइट जा रहा है, तो कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, है ना। अच्छा, ये आपका जो है ना, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया गया है। ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम। अपने को पता है यदि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है, तो वो उसमें पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है, या फिर लैम्डा बाई टू का पाथ डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है, जाएगा लैम्डा बाई टू। अब ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा, फिर ये वाले पोर्शन से रिफ्लेक्ट होकर फाइनली लाइट ये इधर की ओर निकल जाएगी। अब देखो, अब पाथ का डिफरेंस, अगर रिफ्लेक्टेड लाइट का पाथ का डिफरेंस देखेंगे तो टू मी, यहाँ पे ये कितना चल रहा होगा, म्यूटी, ये म्यूटी, तो कितना हो जाएगा पाथ का डिफरेंस, टू म्यूटी माइनस लेमडा बाई टू रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए। फिर सिमिलरली ये यहाँ से इंटरफेयर करके इधर निकल गया, तो यहाँ से सीधा ये जो निकला था म्यूटी, और ये फिर जाके यहाँ से दो बार और चला, तो ये म्यूटी म्यूटी म्यूटी, थ्री म्यूटी। तो आपको ट्रांसमिटेड जो लाइट है उसमें जो डिफरेंस कितना हो जाएगा, थ्री म्यूटी माइनस म्यूटी, मतलब टू म्यूटी। तो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए आराम से अपन लिख सकते हैं टू म्यूटी माइनस लेमडा बाई टू इक्वल टू एन लेमडा लिख दिया। एन लेमडा क्यों लिखा, क्योंकि अपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर देखना है तो इसलिए एन लेमडा के बराबर। इसी टू म्यूटी माइनस लेमडा बाई टू को मैं अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखना तो टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू कर दिया। ट्रांसमिटेड रे के लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए, पाथ डिफरेंस टू म्यू टू किसके बराबर होना चाहिए, एन लेमडा के बराबर, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए टू म्यू टू टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू के बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब अपने पास डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन सिंपल सा है, अपने को किसी शार्प एज से अगर लाइट रे टकराती है ना, ये बात अपने को पता है, अगर शार्प एज से अगर लाइट टकराती है तो वो शार्प एज से टकराने के बाद वो मुड़ जाती है लाइट, है ना, ये मुड़ जाती है। मुड़ने की जो फेनोमेना होता है उसको अपना डिफ्रैक्शन बोलते हैं ना, उसको अपना डिफ्रैक्शन बोलते हैं। अगर जिस भी मतलब शार्प एज से मान चलो कि होल की साइज बहुत बड़ी है और उससे लाइट जा रहा है, तो डिफ्रैक्शन आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, है ना। जैसे इस वाले केस में इधर से लाइट अपना लिया, और जो जो स्लिट जो विड्थ है ना, इसकी वैल्यू काफी बड़ी है ना, काफी बड़ी है, तो इसे देखो सीधी, लगभग सीधी लाइट जो है ना निकल गई है, सीधी निकल गई। अच्छा, अगर ये स्लिट विड्थ की वैल्यू छोटी कर दिया है ना, बी है इसके बीच में, है ना, जिससे लाइट जा रहा होगा, तो फिर जाकर जैसे ही यहाँ से लाइट आया टकरा, सीधा ना जाके क्या हो गया, देखो इधर की ओर जाना स्टार्ट कर दिया ना, सीधा जाना चाहिए इधर जा रहा है। सिमिलरली ये सीधा जाना चाहिए, नीचे की ओर जा रहा है ना, नीचे की ओर जा रहा है। इसका मतलब शार्प पेज से अगर कोई लाइट टकराती है तो वो डार्क रीजन में, है ना, डार्क रीजन में क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। इस वाले फिनोमेना क्या बोलते हैं, अपना डिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी ऐसा पोजीशन ऐसा कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं। यहाँ से मान चलो कि रे ऑफ लाइट यहाँ पाया, और यहाँ पे इंटेंसिटी आपको ढूंढना है, यहाँ से इसका पोजीशन ढूंढना है, वो सब अपन कैलकुलेट करना है। ये बी हो डी हो गया, इसके बीच में सेपरेशन, है ना, ये जहाँ पे आपको स्लिट बना हुआ और जो स्क्रीन जिस पे आप ऑब्टेंड कर रहे हैं उसके बीच में। तो यहाँ पे इंटेंसिटी की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो, आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाता है, पाई बी साइन थीटा डिवाइड बाई लेमडा, पाई बी साइन थीटा डिवाइड बाई लेमडा। बी है स्लिट विड्थ और लेमडा है वेवलेंथ, लेमडा है वेवलेंथ। अच्छा, मिनिमा, मिनिमा कहाँ पर ऑब्टेन होगा, मिनिमा पे इंटेंसिटी की वैल्यू मिनिमम होती है ना, मिनिमम होती है। सो मिनिमा एट बी इक्वल टू एन लेमडा, मतलब एन पाई के बराबर है। जहाँ पे एन बीटा इक्वल टू एन पाई होगा, वहां पे क्या बनेगा, वहां पे मिनिमा बनेगा, क्योंकि वहां पे इंटेंसिटी मिनिमम होगी, है ना, इंटेंसिटी मिनिमम होगी। इंटेंसिटी मिनिमम मतलब इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे जैसे आप ये पुट करोगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एन लेमडा, मतलब यहाँ पे कुछ पाई की वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे साइन पाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा और इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वहां पे, है ना। तो यहाँ से आप
बी बीटा की जगह पे यहाँ पे एन पाई रख दिया मिनिमा के कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, साइन थीटा का वैल्यू एन लेमडा बाई बी आ गया, एन लेमडा बाई बी आ गया। अगर थीटा काफी स्मॉल है तो आपको बस थीटा का वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, एन लेमडा बाई बी लिख सकते हैं ना, एन लेमडा बाई बी आ गया। ये हो गया आपके पास मतलब एंगुलर पोजीशन हो गया, एंगुलर पोजीशन है ना, थीटा वन इक्वल्स टू पे फर्स्ट फर्स्ट मैक्सिमा मिनिमा बनेगा है ना, थीटा वन इक्वल्स टू थीटा टू इक्वल्स टू टू रखेंगे, टू लेमडा बाई बी, थ्री रखेंगे, थ्री लेमडा बाई बी, ये सब फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, इस तरह का आपको जो है ना मिनिमा मिलता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ से वाई वाले पोजीशन ढूंढना, तो वो कैसे ढूंढेंगे? आपको एक पता है थीटा अगर स्मॉल है तो आप साइन थीटा को थीटा टेन थीटा के बराबर लिख सकते हो, और टेन थीटा यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये वाई डिवाइड बाय ये डी, वाई डिवाइड बाय डी लिखोगे तो आपके पास एन लेमडा डी बाई बी आ जाएगा, एन लेमडा बाई बी आ जाएगा। आपको फर्स्ट वाले अगर ढूंढने हैं तो एन इक्वल टू वन रख देंगे, सेकंड वाले ढूंढने एन इक्वल टू टू थ्री फोर, इस तरह से आप रखते जाओगे, फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा थर्ड मिनिमा, इस तरह से मिलते चला जाएगा ना। अगर आपको याद होगा तो ये वाला जो कंडीशन है इंटरफेरेंस में ब्राइट के लिए होता था ना, ब्राइट फ्रिंज के लिए होता था एन लेमडा डी बाई डी, यहाँ पे एन लेमडा डी बाई बी किसके लिए हो गया, डार्क के लिए हो, उसका उल्टा हो गया है ना, उसका जस्ट उल्टा, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं इसको है ना, याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। उसी तरह से मैक्सिमा के लिए चाहिए तो टू एन प्लस वन लेमडा डी बाई टू भी कर देते हैं, यहाँ से एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर ऐसा रखते चले जाएंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट फर्स्ट आपका जो मैक्सिमा बनेगा है ना वो तो मतलब यहाँ पे रखेंगे एन की वैल्यू वन रखेंगे, थ्री लेमडा डी बाई टू बी पे बनेगा है ना, थ्री लेमडा डी डिवाइड बाई टू बी पे बनेगा। अच्छा, इसमें एक बात आपको याद रखना कि यहाँ पे जो सेंट्रल ब्राइट बनता है ना, जिसकी वैल्यू जो होती है, जिसकी वैल्यू होती है और सारे ब्राइट से दोगुनी उसकी जो है ना ब्राइटनेस होती है, उसकी विड्थ दोगुना होता है ना, टू टाइम्स है ना, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं सेंट्रल ब्राइट की जो थिकनेस होती है टू लेमडा, क्या है ये टू लेमडा डी डिवाइड बाय बी, इतनी सेंट्रल ब्राइट की थिकनेस होती है। और सब जो ब्राइटनेस होता है उसकी थिकनेस क्या होती है, उसकी थिकनेस आप ये सही कैलकुलेट कर सकते हैं, विड्थ, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, देखिए फ्रिंज विड्थ आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको एन लेमडा डी बाई बी है, एन लेमडा बी बाई बी है, मतलब टू कंसिक्यूटिव, आपको डार्क में से माइनस कर लो है ना, पहले तो हो जाएगा लेमडा डी बाई बी, दूसरा हो जाएगा टू लेमडा डी बाई बी, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को अपना फ्रिंज विड्थ बोलेंगे, क्या हो जाएगा टू लेमडा डी बाई बी माइनस लेमडा डी बाई बी, तो ये कितना आ जाएगा लेमडा डी बाई बी, लेमडा डी, ये हो गया फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा इसमें, लेमडा डी बाई बी, लेमडा डी बाई बी, लेकिन सेंट्रल जो होता है टू लेमडा डी बाई बी होता है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है ना, सेंट्रल वाला टू टाइम्स इसका विड्थ होता है, और जो कॉमन जो दूसरा जो ब्राइट है ना उसके रिस्पेक्ट में है ना, सेंट्रल ब्राइट इज टू टाइम्स विड्थ, इसका टू टाइम्स होता है। और इसमें कुछ टर्म है वो भी मैं लिखता हूँ ना, मैं जैसा कि मैं बोला कि एक भी टर्म मैं छोड़ूंगा नहीं इसमें है, तो वो लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो वेब ऑप्टिक्स में कुछ और बातें हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ से आपने लाइट वेव को यहाँ से इंसिडेंट किया तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको फ्रिंजेज मिल रहे हैं, ठीक है, फ्रिंजेज मिल रहे हैं। तो अपने को पता है, इससे पहले बात कर चुके थे कि मिनिमा कहाँ बनता है, मिनिमा कहाँ बनता है, मिनिमा साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा डिवाइड बाय बी, ये मिनिमा का है पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ढूंढना तो थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा डिवाइड बाय क्या कर देंगे, बी कर देंगे, ठीक है, बी कर देंगे। अच्छा, एन की वैल्यू जहाँ पे जीरो नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि आपने वाईडीएससी में देखा था, वाईडीएससी में क्या होता है कि जो इंटेंसिटी होती है सारे ब्राइट फ्रिंज की सेम इंटेंसिटी होती है, और सारे जो डार्क फ्रिंज होते हैं उसके सेम इंटेंसिटी होती है। लेकिन इसमें जो इंटेंसिटी के वेरिएशंस हैं, इंटेंसिटी के वेरिएशंस है, जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है वो बहुत ज्यादा मतलब ब्राइट है ना, उसकी इंटेंसिटी सारे जो आपके ब्राइट फ्रिंज इसमें बन रहे हैं उससे क्या हो रहा है, उससे सबसे ज्यादा है इसका, है ना। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा है, पिक ले रहा है, उसके बाद धीरे 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 क्या होते चलते चलते चला जा रहा है ना, रिड्यूस होते चला जा रहा है ना, रिड्यूस होते चला जा रहा है, अंतिम में क्या हो जाएगा पूरा ये सब, इसकी इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन उसमें क्या था वाईडीएसयू है, उसमें इंटेंसिटी हमेशा जहां पे ब्राइट बन रहा था वहां मैक्सिमम जा रहा था, फोर आई नॉट के बराबर या फोर आई के बराबर, ठीक है। अच्छा, ये यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हूँ, अनलाइक वाईडीएससी इंटेंसिटी डिक्रीजेज है ना, इसमें इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, डिफ्रेक्शन बाय सर्कुलर एपर्चर, मतलब आपके पास एक सर्कुलर एपर्चर है, राइट, एक सर्कुलर ऐसा होल्स है, उससे आप जो लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं, इंसिडेंट करवा, और यहाँ पे आपने पर्दा लगाया है ना, यहाँ पे पर्दे लगाए, यहाँ पे स्क्रीन लगाया आपने है ना, तो इधर से जो आपको फ्रिंज बनेंगे है ना, तो आपको सर्कुलर फ्रिंज बनेगा है ना,
एक सर्कुलर फ्रिंज बनेगा है, फिर उसके बाद दूसरा मतलब रिंग टाइप का है ना, सर्कुलर फ्रिंज इस तरह से रिंग टाइप के बनते चले जाएंगे। वही यहाँ पे मैं बनाने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ये सबसे देखो, सबसे फर्स्ट जो आपका जो रिंग बने हैं ना, ये इसको आप ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे, या फिर ये यहाँ से ब्राइट फ्रिंज जैसे ही खत्म होता है उससे डार्क स्टार्ट हो जाता है, राइट। उसकी रेडियस की वैल्यू अपने को कई बार पूछते हैं ना सवाल में, ठीक है। ये यहाँ से सेंटर से एक सीधी लाइन खींचा और वहां से इसकी जो पिक है ये वाला, मतलब ये इसके जो सरकमफेरेंस है, वहां पे इसको हमने मैच किया तो इसकी रेडियस आई है ना, और थीटा एंगल बना उस वाले पोजीशन से, ठीक है। और ये अपर्चर का साइज अपन लेट से 2a ले लिया हम, जिस भी अपर्चर से लाइट उस पे स्क्रीन पे जा रही होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बीच में सेपरेशन डी है ना, स्क्रीन और जहां से अपर्चर है ना, उसके बीच में डी सेपरेशन है। तो फर्स्ट मिनिमा ऑन द स्क्रीन जो ऑब्टेन होगा थीटा इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा डिवाइड बाय 2a होता है ना, 2a होता है, ठीक है। ये वाला बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, क्यों होता है ये, एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्टेन करते हैं, एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन करते हैं। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी अपने को पता है, आर्क लेंथ इक्वल्स टू, है ना, रेडियस इक्वल्स टू ये आपको जो है ना, ये आर्क लेंथ इक्वल्स टू रेडियस इनटू थीटा। अभी ये डी एक तरह से रेडियस की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, और आर से आपने ये थीटा से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास थीटा ऑलरेडी है, उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी रेडियस आ जाएगी, है ना। सर्कुलर जो अपर्चर बना फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला जो रिंग बना उसकी अपर्चर आ जाएगी, तो इसी को रेडियस ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज बोलो, या फिर रेडियस ऑफ फर्स्ट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जहां सेंट्रल ब्राइट खत्म होता है वहीं से तो डार्क स्टार्ट होता है, इसलिए दोनों की जो है रेडियस क्या हो गई, सेम हो गई। या तो सेंट्रल ब्राइट की फ्रिंज की रेडियस बोलो, या फिर फर्स्ट डार्क का रेडियस बोलो, तो उसकी वैल्यू 1.22 लैम्डा डी डिवाइड बाय 2a हो गया, 2a हो गया, ठीक है। इसी में क्योंकि अभी आपके जो माइक्रोस्कोप वाला जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप था, है ना, वो सिलेबस से हट गया है, इस बार रिमूव कर दिया गया है, तो इसलिए वो चीज नहीं पढ़ेंगे। अगर वो अपने सिलेबस में रहता तो इसी को जो थीटा आया ना, 1/थीटा को अपन रिजॉल्विंग पावर बोलते थे, है ना? पहले बोलते थे रिजॉल्विंग पावर, तो सिलेबस में ही नहीं है तो फिर उसको क्यों पढ़ना, ठीक है। ऐसे ही ऑलरेडी अपने पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो एक्स्ट्रा चीजें अगर आप पूरा सब पढ़ लिया तो फिर एक्स्ट्रा चीजें पढ़ सकते हैं ना, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, इसी बार सिलेबस से उसको हटाया गया है, रिमूव किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वाईडीएससी और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में कुछ डिफरेंसेस आपको ध्यान में रखना है। जैसे इंटरफेरेंस अकर्स टू सोर्सेज ऑफ S1 और S2, यहाँ पे S1 और S2 दो सोर्सेज होता था, और यहाँ से लाइट जाता था फिर जाके इंटरफेरेंस होता था। लेकिन इसमें इंटरफेरेंस अकर्स बिटवीन वेव्स कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सेम सोर्स। यहाँ पे सोर्सेज सेम होते हैं, यहाँ पे देखो सोर्सेज यहाँ पे क्या है, एक ही होल से, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है, यहाँ यहीं से जाता है और इंटरफेरेंस होता है, दोनों में इंटरफेरेंस ही हो रहा है, बस अंतर यह है सोर्सेज का, है ना, सोर्सेज का, ठीक है। यहाँ पे मतलब सेम सोर्स के अलग अलग पॉइंट से लाइट यहाँ पे इंटरफेयर करती है, लेकिन यहाँ से दो अलग अलग सोर्सेस यहाँ पे लाइट इंटरफेयर करती है। चलिए, विड्थ ऑफ द ऑल द फ्रिंजेस आर इक्वल, है ना, इसमें जो भी विड्थ फ्रिंज बन रहे, डार्क बन रहे या फिर ब्राइट बन रहे, सबकी जो है ना लेमडा डी डिवाइड बाय डी होता था, राइट। यहाँ पे सबके इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें जो जो सेंट्रल ब्राइट होते हैं ना, उसके सेंट्रल ब्राइट की जो विड्थ होती है 2 टाइम्स होता है अदर जो भी आपके ब्राइट है, ब्राइट फ्रिंजेस है या फिर डार्क फ्रिंजेस है, ठीक है, ये अंतर है। इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस है ना, जैसा कि मैं बोला था कि वाईडीएससी में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वाईडीएससी मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें इंटेंसिटी सबकी सेम होती है, सारे ब्राइट फ्रिंज की। इसमें सेंट्रल ब्राइट ज्यादा इंटेंसिटी वाला होता है, उसके बाद इसकी इंटेंसिटी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। समझ में आ रही बात आपको? हम्म। अच्छा, अब पोलराइजेशन की बात करते हैं। पोलराइजेशन मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, क्योंकि अपने को पता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड रहता है, तो ये इस तरह से ऑसिलेट करता है, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना, और वेव इस तरह से प्रोपोगेट होकर आगे की ओर जाती है ना, आगे की ओर जाती है। तो आपको देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसको माने, इसको मैग्नेटिक फील्ड माने, तो वेव का प्रोपोगेशन कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हर एक, ये जो प्लेन आप देख रहे हो, ये जो प्लेन देख रहे हो, ये प्लेन में हर एक डायरेक्शन में इसका होता है, इसका ऑसिलेशन है ना। अपने को यही डायरेक्शन को क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है, तो उसके लिए अपना पोलराइजर की यूज करते हैं। पोलराइजर पोलराइजर एक सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल का कुछ ये मटेरियल होता है, जिसको मतलब क्वार्ट्ज बोल सकते हैं, टर्मालाइन या निकोल प्रिज्म, है ना। इससे एक सर्टेन डायरेक्शंस वाले ही जो ऑसिलेशंस है इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसको ही पास होने के देता है, और बाद बाकी वो क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब देखिए यहीं में दिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में लाइट इधर की ओर जा रही है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऑसिलेट कर रहा है ना, ये प्लेन में, है ना, ये वाला प्लेन में जो ऑसिलेट कर रहा है,
प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस वाले प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन इसको अपने को रेस्ट्रिक्ट करना है ना। तो ऑर्डिनरी लाइट में ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टेक्स प्लेस इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन, परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन। अब देखो ये यहाँ मैं अनपोलराइज लाइट को मैं दिखाया, अनपोलराइज लाइट को इस तरह से भी दिखाते हैं, ये हर एक डायरेक्शन में ऑसिलेशन होता है। तो ये वाला देखो ऑसिलेशन ऐसे भी देखा, एक डॉट यहाँ मार्क किया, इसका मतलब ऑसिलेशन इनटू द प्लेन हो रहा है ना, ऐसे भी ऑसिलेशन हो रहा है और इस तरह से भी ऑसिलेशन हो रहा है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें से ये डॉट को और ये लाइन को अगर हटा दोगे तो ये क्या हो जाता है, प्लेन पोलराइज को लाइट को रिप्रेजेंट करता है ना। या तो ऐसे इस तरह से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि सिर्फ ऑसिलेशन इस वाले प्लेन में है, ये डॉट मतलब क्या, इनटू द प्लेन इसका ऑसिलेशन है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ से आपके पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है ना, इस तरह से ऑसिलेशन और डॉट मार्क किया तो इनटू द प्लेन भी उसका ऑसिलेशन है, ठीक है। नहीं तो इस तरह से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं ना, ये भी इसी को ये इस तरीके से लिखने का एक तरीका है ना, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसी को अपन ने क्या कर दिया, इस तरह से यहाँ पे लिख लिया, यहाँ से लाइट जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही ये पोलराइड है ना, पोलराइड या पोलराइजर इसको बोलते हैं, ठीक है, ये बना हुआ रहता है जैसे क्वार्ट्ज, टूरमालाइन, निकोल प्रिज्म, जैसा कि मैं बोला था, है ना। इससे जैसे ही पास करेगा तो अभी देखो ऐसे भी ऑसिलेशन हो रहा है और ऐसे भी ऑसिलेशन हो रहा है, ऐसे भी ऑसिलेशन, तो ऐसे इस तरह से जो वर्टिकल ऑसिलेशन हो रहा है इसको पास एक्सिस के थ्रू ये इधर की ओर जाने को देगा। लेकिन इसके जो परपेंडिकुलर है इस तरह का जो ऑसिलेशन, जैसे इधर पास करने की कोशिश करेगा इस पास एक्सिस से, ये क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा, है ना। तो ये वाला जो है ना, ये वाला ऑसिलेशन जो इस तरह से ऑसिलेट करता है आगे की ओर जा रहा है, ये पास नहीं होगा। इसका मतलब तो देखो यहाँ से जो लाइट आपकी जो निकली है ना, आधी क्या हो गई, कट गई है ना, आधी हट गई है ना, सिर्फ जाके ये वाला ऑसिलेशन आपको मिला बाद में। तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, जब आई नॉट था अनपोलराइज लाइट का, तो वो जो पोलराइज लाइट आपको आया उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, आधी हो गई, आधी हो गई। इसको आप पोलराइजर कुछ भी किसी तरह से रोटेट करोगे तो एक कंपोनेंट ऐसा आएगा जो इससे हमेशा पास कर रहा होगा, पास एक्सिस से, ठीक है, पास एक्सिस, इसलिए हमेशा इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाय 2 होएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक मालस लॉ, ये मालस लॉ बोलता है अगर आपके पास अनपोलराइज लाइट है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है ना, पहला पोलराइजर आपने यहाँ पे लगाया, पहला पोलराइजर लगाया तो इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू आ गई, आई नॉट बाई टू आ गई, सिंपल। अब हमने क्या किया, दूसरा पोलराइजर लिया, इस पोलराइजर के जो एक्सिस है वर्टिकल से थीटा एंगल पे इसको क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया। अब जो इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू है इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर आएगा, है ना, एक कंपोनेंट इधर की आएगा, और जो इधर इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी, वो आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। थीटा क्या, एंगल है ना, एंगल जितने एंगल पर वर्टिकल से आपने टर्न किया इसको, इस वाले पोलराइजर के जो एंगल है उससे जो टर्न किया, ठीक है। अच्छा, इसको कई बार एनालाइजर भी बोलते हैं, सेकंड पोलराइड को एनालाइजर भी बोलते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लाइट को पोलराइज करना मतलब क्या, एक सर्टेन डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको रेस्ट्रिक्ट कर देना है ना। तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन के थ्रू से भी कर सकते हैं, स्कैटरिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, है ना, निकोल प्रिज्म से यूज करके कर सकते हैं ना, बहुत सारे तरीके हैं ना। तो दो तरीके, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ था स्कैटरिंग, वो लिखा, ये आपके पास ये ब्रूस्टर्स वाला जो लॉ है वो भी था, तो वो इसलिए ये हमने लिखा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, रिफ्लेक्शन में कैसे आप लाइट को पोलराइज कर सकते हैं, तो किसी मतलब है ना, किसी एंगल पर आप यहाँ रेज ऑफ लाइट के यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हैं, है ना, इंसिडेंट कर रहे हो। तब जैसे ही आपने इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपने चेंज किया है ना, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आया जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो आपका ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे है जो इधर की ओर जा रही है, उसके बीच में 90 डिग्री एंगल हो गया, है ना। उसके बीच में 90 मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। उस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे होता है ना, वो पोलराइज्ड हो जाता है ना, प्लेन पोलराइज्ड हो जाता है। देखो इंटेंसिटी तो अभी अभी ऐसे ऐसे आ रही है, इस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, इनटू द प्लेन में ऑसिलेट हो रहा है। अभी यहाँ पे सिर्फ जाके इनटू द प्लेन वाला बचा, और इस तरह से जो ऑसिलेशन हो रहा था वो क्या हो गया, गायब हो गया। इसका मतलब ये पोलराइज हो गया। और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो गया, पार्शियली पोलराइज्ड हो जाता है ना, पार्शियली पोलराइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो ब्रूस्टर्स एंगल के बारे में भी बात किया, आई बीज द एंगल एट व्हिच एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री। इन दिस सिचुएशन रिफ्लेक्टेड रे इज प्लेन पोलराइज, है ना। अच्छा, स्केटरिंग आपके पास मतलब एयर में जो मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे हैं एयर मॉलिक्यूल्स है, उस पे अगर अनपोलराइज लाइट, सन से आने वाली लाइट टकराती है, सन से आने वाली लाइट टकराती है, तो ये मॉलिक्यूल्स जैसे ही पड़ता है तो ये कुछ पोलराइज्ड हो जाता है, कुछ पार्शियली पोलराइज्ड हो जाता है ना, पार्शियली पोलराइज्ड हो जाता है। तो स्केटरिंग के थ्रू भी आप पोलराइज कर सकते हैं लाइट को। अच्छा, इसमें डॉपलर इफेक्ट है ना, डॉपलर इफेक्ट वैसे जो वेव में आप पढ़ते हैं, कौन सा वेव में, जो 11th क्लास में आपका जो वेव है
है ना? उसमें जो डॉपलर इफेक्ट साउंड में जो पढ़ते हैं तो वो उससे अलग है ना? उससे अलग, वो तो सिलेबस में हट गया है ना? वो तो हट गया सिलेबस में। ये डॉपलर इफेक्ट में कई बार क्वेश्चन पूछा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिखने की कोशिश किया ना। आपके पास एक सोर्स है ना? सोर्स यहाँ से कुछ इसने वेव को क्रिएट किया ना, कुछ मतलब कलर ऑफ लाइट को इसको यहाँ से क्रिएट किया है ना। अगर ये रेस्ट में है तो चलो भाई, ये पूरा पूरा वेवलेंथ यहाँ पे पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। ये जैसे देखिए कि मतलब आप अर्थ सरफेस पे हो, कोई गैलेक्सीज है ना, वहां से आपने कुछ वो कुछ लाइट को एमिट किया। अब वो गैलेक्सी तो रेस्ट में है नहीं, है ना, वो हमेशा मूव कर रहा है, हमेशा मूव कर रहा है ना। अगर मूव नहीं करता तो अपने को जितना वेवलेंथ वाली लाइट को इसने एमिट किया उतना अपने तक पहुंच जाता है ना, अपने तक पहुंच जाता। अगर वो सोर्स है ना, जो सोर्स से लाइट एमिट हुआ वो सोर्स आपकी तरफ आ रहा है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। देखो इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया तो वेवलेंथ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, वेवलेंथ डिक्रीज हो गया। अब देखिए विबग्योर में आपने अगर देखा होगा तो वेवलेंथ वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है ना। अगर फिर जाके सोर्स देखो, सोर्स अगर आपसे दूर जा रहा है ना, सोर्स तो ऐसे इस तरह से मूव कर रहा है ना, अगर दूर जा रहा है तो उस टाइम में जो है ना वेवलेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगा इसका मतलब रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है तो आप किधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट हो रही है, इसलिए इसको ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। इसको कौन सा शिफ्ट बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। अगर वेवलेंथ इंक्रीज होता है, जब आपसे दूर जा रहे होते सोर्स, उस टाइम वेवलेंथ इंक्रीज होता है, उसी को अपना रेड शिफ्ट बोलते हैं, रेड शिफ्ट बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला ये होता है, शिफ्ट इन लेमडा डेल्टा वाई डिवाइड बाय लेमडा एक्चुअल, जो लेमडा था, जो लेमडा इसने एमिट किया, तो स्पीड ऑफ सोर्सेज डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ये फॉर्मूला की यूज करके जो है ना, आप कई बार आपको ये कितने स्पीड से सोर्सेज मूव कर रहा है वो पूछ देता है ना, वो पूछ देता है। कई बार आपको है ना ये चेंज इन लेमडा के बारे में कुछ ऐसा पूछ देगा, ठीक है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है वो सिलेबस इस बार हटा है, तो वो अपन नहीं पढ़ते हैं। क्यों क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि बहुत सारा चीज पढ़ने को है ना, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वैलिड चीजें थी, है ना, जो सिलेबस में लिखा गया है वो मैं पूरा डिट्टो यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। इससे पहले ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, ये वन शॉट पे है ना। मतलब देखो यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वन शॉट तो है, लेकिन कई जगह है ना ये मेंशन किया है तो दूसरा कोई ये इस तरह की चीजें मेंशन नहीं किया है ना, इस तरह का मेंशन नहीं किया, ये कर दिया तो कहीं पे ये वाला चीजें मेंशन नहीं किया, ये वाला चीज तो एक जगह मैंने कंपाइल इसको कंपाइल कर दिया, ठीक है। ऑल्दो ये डिजिटल बोर्ड पे नहीं है तो आपको देखने में थोड़ा मतलब हो सकता है कि अच्छा ना लगे, लेकिन कंटेंट वाइज अगर सिर्फ कंटेंट को लेकर आप उत्सुक है तो ये डेफिनेटली आपको ये चीजें हेल्प करने वाली है, ठीक है, डेफिनेटली ये चीजें हेल्प करेगी, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको कंटेंट के लिए भी ही जो है ना ये ज्यादा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि फिर डिजिटल बोर्ड में मान चलो कि ऐसे को पढ़ा भी रहे तो अगर चीजें मिसिंग है तो फिर जाके कोई फायदा नहीं है ना, आपका फायदा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा देख लो, आपके लिए भला होगा, ठीक है। तो चलिए किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना। तो ऐसे मचाते रहिए, पढ़ते रहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।